मेरी ननंद 12 साल की थी और उसको शादी का बहुत शौक था। मुझे कहती, भाभी मेरी जल्दी शादी कर दे, मुझसे अब रहा नहीं जाता। एक रात उसके कमरे में छुप गई, सामने का मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी ननंद तो मेरा नाम आयशा है और मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहाँ सिर्फ मेरी सास और मेरी एक ननंद थी। शादी से 2 हफ्ते पहले की बात है, जब हमारा रिश्ता पक्का हो चुका था और शादी की तैयारियां ज़ोरों पर थी। एक दिन एक औरत हमारे घर आई। उसका चेहरा कुछ संजीदा था और वह बहुत गौर से मेरी माँ को देख रही थी। उसने आते ही कहा, बहन जी, मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। आपके होने वाले दामाद उस्मान तो बहुत शरीफ और अच्छे लड़के हैं, लेकिन उसकी माँ बहुत गुस्से वाली औरत है, बड़ा ख़तरनाक मिजाज है। उस औरत ने ऐसा बताया जैसे कोई बहुत बड़ा राज खोल रही हो। मेरी माँ ने एक ही लम्हे में मेरी तरफ देखा और फिर उस औरत की तरफ। मेरी माँ ने उसे बैठने का कहा, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। अम्मी ने बड़े प्यार से कहा, बहन अब तो शादी बस 2 हफ्ते दूर है, कार्ड भी बढ़ गए हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, बेटा अगर सास सख्त मिजाज है तो क्या हुआ, शौहर अगर अच्छा है तो हर चीज़ संभल जाएगी। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी ये क्या बात हुई, मैं तो डर गई हूँ, अभी तो मैं उस घर में गई भी नहीं। अम्मी मुस्कुरा कर कहने लगी, तुम अपने शौहर को काबू करना, सब ठीक हो जाएगा। शादी का दिन आया तो मेरे दिल में बावजूद सब खुशियों के एक खौफ सा बैठ गया था। मेरी ननंद सायरा अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। कम उम्र थी, मासूम थी, उसका चेहरा रोशनी की तरह चमकता था। वो शादी की सब तैयारियों में आगे आगे थी, हंसी खुशी नाच गाना सब में पेश पेश। वो ऐसे घूम रही थी जैसे कोई खुशी का तूफान हो। बार बार मेरे पास आकर बैठ जाती, कभी कहती, भाभी ये बाल ठीक कर लूँ, कभी कहती, भाभी ये जोड़ा ठीक लग रहा है या नहीं। मुझे वो अपनी छोटी बहन की तरह लग रही थी और शायद मैं यही सोच रही थी कि नई ज़िंदगी में सब अच्छा होगा। रुखसती का वक्त आया तो मेरा दिल धड़क रहा था। सायरा मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई थी और बार बार मेरा हाथ पकड़ती जा रही थी। घर पहुंचकर भी वही मेरे साथ रही। उसने ही मेरे कमरे में चाय भिजवाई। कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए सायरा ने मुझे गौर से देखकर कहा, भाभी आप परेशान ना होना, मेरा भाई बहुत ही अच्छा है, बस वो थोड़ा सा शर्माता है, कल सुबह बताएगा कि कैसा लगा। मुझे उसकी बात अजीब सी लगी और मैं थोड़ी देर के लिए खामोश रही। शायद वो मुँह दिखाई शादी की रात के बारे में पूछ रही थी, लेकिन मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। उस्मान अंदर आया तो वह भी थोड़ा झुक और हिचका हुआ था। उसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता था। उसने आहिस्ते से कहा, आयशा ये घर तुम्हारा है, यहाँ तुम अपनी मर्ज़ी से रहो, जो बात हो मुझे बताना। मैं खुशी से उसकी बातें सुनती रही। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। मैंने सच में सुकून महसूस किया जब पति ने कहा, शायद ज़िंदगी वाकई अच्छी गुजरेगी। रात बीत गई, सुबह की अजान हुई तो मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागी। मैंने गौर से उस्मान को देखा और दिल में सोचा कि अगर ये साथ है तो मैं हर मुश्किल सह लूँगी। मुझे लगा जैसा अच्छी ज़िंदगी अब शुरू होने वाली है। वे कहते हैं ना कि शौहर अच्छा हो तो बस ज़िंदगी गुजर जाती है, बाकी ससुराल वाले किसके अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, मुझे मेरी सास की शक्ल से ही लगता था कि वो बड़ी गुस्से वाली हैं। अभी तक भी उन्होंने काफ़ी छोटी छोटी बातें कही थी। जब उस्मान को शादी में मेरे साथ बिठाने लगे तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सबको अच्छा नहीं समझते, तो मुंह बना रही थी। फ़ोटो सेक्शन भी नहीं करवाना दिया कि लड़का और लड़की आपस में खड़े हों, हाथ पकड़े और कोई गैर आदमी उनकी तस्वीर बनाए। लेकिन ये सारी बातें उनके किसी पैराए मज़ाक के सही साबित होती थी, क्योंकि ये सब कुछ अच्छा तो नहीं था। उन बातों के ख़िलाफ़ तो हमारे घर में भी कुछ लोग थे और उनका भी कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बस शादी हो गई है तो लड़का लड़की की हो ही जाती है। और साथ बैठकर फ़ोटो खिंचवाना और तस्वीरें बनवाना, हाथों में हाथ डालना या रस्में करने से क्या होता है। खैर मेरा शौहर अच्छा था, मुझे उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक होगा। लेकिन सुबह हुई तो मेरा शौहर उठकर चला गया। उसने कहा कि हमारे यहाँ बुरा समझते हैं कि शादी हुई और लड़का देर तक दुल्हन के कमरे से ना निकले। मैंने कहा कि ठीक है। वह चला गया तो थोड़ी देर बाद मेरी ननंद कमरे में आई। मुझे लगा कि मेरी सास आएंगी पूछने के लिए कि कुछ खाना है या नाश्ता बना दें, लेकिन वे आ गई। कहने लगी कि आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं, कल भी प्यारी लग रही थी, आज कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही हैं, आपकी शक्ल खूबसूरत लग रही है। पता नहीं वे क्या कहना चाह रही थी। जबकि मैं सुबह सुबह उठी थी, मेरे मुंह से मेकअप हटा हुआ था, मैं कोई प्यारी नहीं लग रही थी। कहने लगी, फिर बताए ना भाई के साथ कैसा वक्त गुजरा। मैंने सोचा कि उसको क्या जवाब दूँ, क्योंकि उसकी उम्र कम थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई ऐसी बात बोल दूँ जो उसको पता ना हो और पता चल जाए या फिर उसको समझ ना आए। मैंने कहा कि हाँ हाँ अच्छा गुजर गया। कहने लगी कि ऐसा कैसे बता रही हो,
کھل کر بتائیں نا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے۔ میں نے کہا وہ یہ دیکھو سونے کی انگوٹھی دی ہے تمہارے بھائی نے، ویسے تو آج کل سونا بہت مہنگا ہے۔ میں نے تو ان کو کہا کہ نہیں دے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پہلے سے دے رکھی تھی۔ تو کہنے لگی بس سونے کی انگوٹھی دی ہے اور کچھ نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ اور کیا دینا تھا، اتنی بڑی انگوٹھی دے دی، آج کل تو تمہیں پتہ ہے نا انگوٹھی دینے کا رواج تو ختم ہی ہو گیا ہے۔ پھر اس نے اور 2-4 طریقے سے مجھ سے بات پوچھنے کی کوشش کی، لیکن میں بھی سمجھدار تھی، اپنے گھر کی بڑی بیٹی تھی، میں نے نہیں بتایا۔ تو کہنے لگی کیا بھابھی آپ بھی لگتا ہے مجھے اپنا نہیں سمجھتی۔ میں نے کہا کہ ارے ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ پھر میری سانس کمرے میں آ گئی۔ میری سانس صبح سویرے میرے کمرے میں داخل ہوئی تو روشنی کی ہلکی جھلک پردوں سے اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی مہک پھیلی ہوئی تھی جو شاید رات کے پھولوں کی خوشبو تھی۔ میری ننند سائرہ پہلے ہی میرے بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی اور کسی معصوم بچے کی طرح چمکتی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ سانس کے اندر آتے ہی سائرہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سانس نے نہایت رعبدار انداز میں کہا تم باہر جاؤ اور دیکھو ناشتہ بن گیا بھابھی کے لیے یا نہیں۔ سائرہ فوراً اٹھ کر باہر چلی گئی اور وہیں سے میری سانس سیدھی میری طرف آ کر بیٹھ گئی۔ ان کی نظریں بہت گہری تھی، جیسے وہ میرے دل میں جھانکنا چاہتی ہو۔ مجھ سے کہنے لگی کہ عائشہ تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے۔ میری آواز بھاری ہو گئی، دل کی دھڑکن بھی کچھ تیز ہو گئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے سیدھی ان کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا جی آپ کہیے۔ سانس نے کچھ توقف کے بعد کہنا شروع کیا دیکھو تم اچھی لڑکی ہو، یہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے، تمہاری کوئی بری نیت نہیں ہے، لیکن اس گھر میں میری ایک چھوٹی بیٹی بھی ہے جو ابھی جوان ہو رہی ہے اور آج کل کی لڑکیوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ گھر میں کوئی ایسی فضا بنے جس سے اس پر برا اثر پڑے۔ انہوں نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا یہ جوائنٹ فیملی ہے، کوئی آدھا گھر نہیں ہے جہاں پر تم دونوں جو چاہے کرتی بھی رہو، اور میں چاہتی ہوں کہ اگر آپس میں کوئی بات بھی ہو تو صرف اپنے کمرے تک رکھو، باہر ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں پکڑنا۔ ان کی باتیں اگر سخت تھی مگر ان میں ایک ماں کا خوف بھی جھلک رہا تھا، شاید وہ اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتی تھی۔ مجھے یہ بات بھی سمجھ آ رہی تھی کہ ساس اپنی زبان سے کچھ سخت کہہ رہی ہیں مگر کہیں نہ کہیں ان کی نیت میں اپنی بیٹی کے لیے فکر تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ پہلا دن ہے، میں ان کی بات مان کر ان کا دل جیت لوں گی۔ میں نے فوراً سر ہلا دیا اور کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میری سانس کے چہرے پر جیسے ایک تسلی کی لہر دوڑ گئی، وہ اٹھی اور کہنے لگی اچھا تم دونوں کا خیال رکھا جائے گا، بس تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ پھر ولیمے کی تقریب کا دن آ گیا، گھر میں رونق ہی رونق تھی، ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل۔ سارہ تو جیسے خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، وہ کبھی میرے لیے چوڑیاں لے کر آتی، کبھی میرا دوپٹہ سیٹ کرتی، کبھی مجھے کھانے کا ذائقہ پوچھتی اور کبھی جا کر مہمانوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتی۔ مجھے اس کی خوش دلی اور بے فکری اچھی لگتی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی آگے چل کر میرے لیے ایک طوفان کی وجہ بنے گی۔ مجھے لگتا تھا وہ معصوم ہے، بس تھوڑی شرارتی ہے، مگر اس شرارت کے پیچھے ایک ایسا راز تھا جس کا پردہ بھی نہیں اٹھا تھا۔ شادی کے شروع میں تو شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے اسے دو جہانوں کے لیے کوئی حور مل گئی ہے اور وہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی تھا۔ مجھے پتا تھا کہ بعد میں وہ سب کچھ بدل جائے گا، کیونکہ میں نے اپنی خاندان میں عورتوں کو دیکھا جو صرف شادی کے 6-7 مہینے تک ہی خوش رہتی تھیں، اس کے بعد ان کو اپنے آپ سے ہی نفرت ہونے لگتی تھی۔ لیکن میں بھی ان ساری چیزوں کو انجوائے کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد یہ سب کچھ مجھے نہیں ملنے والا۔ میرے شوہر عثمان کا انداز بڑا سنجیدہ سا ہوتا تھا، مگر میرے ساتھ وہ جیسے بچہ بن جاتا تھا۔ ہم جب کمرے میں ہوتے تو وہ اکثر مذاق کرتا، میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جاتا، کہنے لگتا عائشہ تم آئی ہو تو جیسے میرے دل کی ساری خوشیاں ایک ساتھ جاگ اٹھی ہیں۔ عثمان کھل رہا تھا اور باہر سے جب کسی کے قدموں کی آہٹ آتی تو ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگتے۔ ایک دن اپنے شوہر سے میں نے پوچھا عثمان یہ 7 والا کمرہ سائرہ کو دیا ہوا ہے، کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اسے اوپر یا دوسرے کمرے میں رکھا جاتا؟ تو اس نے مسکرا کر کہا دیکھو یہ کمرہ پورے گھر کا سب سے خوبصورت کمرہ ہے اور میری بہن نے یہ خود اپنی مرضی سے منتخب کیا ہے، اس نے بڑی خوشی سے یہ کمرہ لیا ہے۔ گھر کی چھوٹی بیٹی جو بات اس کے دل میں بیٹھ جائے اسے پورا کیے بغیر رہ نہیں سکتی۔ تو میں نے بھی یہ بات دل پر نہیں لی اور کہا ٹھیک ہے عثمان کچھ نہیں۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا خوف تھا، ہماری ہنسی کی آوازیں کئی بار سائرہ کے کمرے تک جاتی تھی اور وہ صبح ہوتے ہی عجیب
अजीब व गरीब सवाल पूछना शुरू कर देती थी। रात को आप लोग क्या कर रहे थे? आपके कमरे से रोशनी क्यों आ रही थी? आप लोग कौन सी फ़िल्म देख रहे थे? भाई आपके साथ क्या बात कर रहे थे? मैं बड़ी नरमी से बात को संभालती कि सायरा, हम लोग फ़िल्म देख रहे थे। वो आवाज़ फ़िल्म की थी, हमारी नहीं थी। यह है कि अब भाई अपने दोस्त से बात कर रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन हर दिन उसके सवालों में इजाफा होता चला गया। कभी कभी तो वह दरवाजे के पास खड़ी हो जाती जैसे वह हर बात सुन रही हो, और मैंने सोचा कि मैं सास के कहने पर सब कुछ खुले दिल से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन सारा क्यों हमारी ज़ाती ज़िंदगी में दखल दे रही है। एक दिन मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनकी आंखों में गुस्सा था, जिससे किसी ने उसका सुकून छीन लिया हो। कहने लगी, आयशा, जब से तुम आई हो मेरी बेटी की आदतें ख़राब हो रही हैं। यह अजीब अजीब बातें पूछती है मुझसे कि सब लोग बाहर सहन में सो रहे हैं, भाई और भाभी कमरे के अंदर क्यों सोते हैं और वह बाहर क्यों नहीं सोते। हवा चल रही है, अच्छी नींद आती है, उनको क्या पड़ी है कमरे में बंद होने की। मैंने उनको बड़े प्यार से जवाब दिया कि अम्मी, मैं तो खुद कोशिश करती हूँ कि घर का माहौल ख़राब ना हो। मैं तो सायरा के सवालों के जवाब भी बड़ी एहतियात से देती हूँ, लेकिन वह खुद ही मेरे पास आकर सवाल करती है, मुझे उससे क्या लेना देना है। मेरी सास ने मेरे इस जवाब को भी गलत रंग में लिया और आगे से कहने लगी, तुम मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हो कि वह तुमसे अजीब बात पूछती है। तुम इतनी मासूम हो तो फिर तुमने उस्मान को क्यों नहीं बताया कि सायरा तुम्हारी ज़िंदगी में दखल दे रही है। मेरी सास ने उसी वक्त इस बात को मेरे ख़िलाफ़ मोड़ दिया और उस्मान को भी कह दिया कि आयशा सायरा के बारे में शिकायत कर रही है। आयशा कहती है मैं सास के सामने झूठ बोल रही हूँ कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, जबकि असल में तुम्हारी बहन दिन रात हमारे पीछे लगी रहती है। और यूँ मेरे लिए समझना मुश्किल हो गया कि मैं चीज़ों को किस तरह संभालूँ। मैं ना चाह कर भी एक ऐसी लड़ाई में खड़ी थी जिसका इल्ज़ाम भी मुझे दिया जा रहा था और जिसका मकसद भी कोई दूसरा ही था। एक दिन मुझे अपनी अम्मी के घर जाने की ज़रूरत पेश आई। मैंने सोचा 2 दिन वहीं रह लूँ, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया था अम्मी को देखे बगैर। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं अपने कमरे को ताला लगा दूँ, तो मेरे शौहर उस्मान ने फ़ौरन कहा, देखो आयशा, ऐसा करना बुरा लगेगा। मेरी अम्मी और बहन सोचेंगी कि तुमने उनके लिए ताला लगाया है। मैंने थोड़ा सोचा, फिर कहा, ठीक है उस्मान, ताला नहीं लगाती। मैंने भी सोचा कि घर अपना है, कोई क्या करेगा। मैंने घर वालों से इजाज़त ली और अपने घर चली गई। वो 2 दिन मेरे सुकून से गुजरे, लेकिन जब मुझे वापस आकर अपने घर पहुंचना था, दिल में एक हल्का सा खदशा था, लेकिन फिर खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है। जब मैं घर वापस आई तो सब कुछ मालूम के मुताबिक लगा। मेरा पूरा घर देखा और फिर अपने कमरे की तरफ गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। कमरे का मंजर बदल चुका था, हर चीज़ इधर उधर फैली हुई थी, जैसे किसी ने वह सब कुछ छेड़ कर दिया हो। हमारे बेड कवर, तकिए, पर्दे, सब कुछ अपनी जगह से खिसका हुआ था। मेरी मेकअप की चीज़ें खुली हुई थी, जो ज्वेलरी मैंने रखी थी वह बाहर निकली हुई थी। और सबसे ज़्यादा सदमा तो मुझे इस बात का हुआ कि मेरे वह ज़ाती कपड़े जो एक बीवी सिर्फ अपने शौहर के लिए रखती है, वह भी बाहर पड़े थे, और उनका हाल ऐसा था जैसे किसी ने उन्हें पहन कर चेक किया हो या बार बार हाथ लगाया हो। मेरी सांसें तेज़ हो गई। मैंने खुद को मजबूत किया और कहा कि आखिर किससे पूछूं, ये सब कुछ किसने किया। मेरी सास का तो ये काम हो ही नहीं सकता था, ना ही उनका साइज़ ऐसा था कि मेरे कपड़े पहन सके। मुझे फ़ौरन समझ आ गई ये काम किसका है, ननंद सायरा का। मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया, खुद को पुरसुकून दिखाते हुए पूछा कि सायरा, तुम मेरे कमरे में आई थी। उसने एक लम्हे के लिए भी शर्मिंदगी ना दिखाई, बल्कि अपनी मुस्कुराहट के साथ अपना मोबाइल का कैमरा ऑन किया और तस्वीरें दिखाने लगी कि हाँ भाभी, आप घर पर नहीं थी ना, तो मैं आपके कमरे में चले गए। जब मैंने आपके कपड़े पहन कर देखे, ये देखिए, ये लिबास तो बहुत प्यारा है, किसी शहजादी का लगता है। आपके ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने तस्वीरें बना ली हैं। मैं कैसी लग रही हूँ। मैं हैरान थी कि ये किस कदर बेशरम हो सकती है। मैंने उसे बड़े तहम्मुल से समझाया कि ये बहुत गलत बात है। सारा किसी की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ों को। तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये पहनने की और तस्वीरें बनाने की। उसने फ़ौरन जवाब दिया कि भाभी, मैं तो ये सब कुछ फ़ोन पर रखती हूँ, और वैसे भी मेरा फ़ोन कौन सा मैं किसी को देती हूँ। मैंने उसे प्यार से समझाया कि गलत बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हम लड़कियों को अपनी हदूद का ख्याल रखना चाहिए। वो वहाँ से तो चली गई, लेकिन शाम को उसने अपनी अम्मी यानी मेरी सास को शिकायत लगा दी कि भाभी कहती हैं कि मेरी वजह से उनकी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं। वो कहती है जब वो घर पर नहीं थी तो हम कमरे में घुसे और सब कुछ उलट पुलट कर दिया। मेरी सास ने फ़ौरन मुझे बुलाया और गुस्से से कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम तुम्हारे करीब रहते हैं,
तुम हमें चोर समझती हो। तुम कहती हो कि जब तुम घर पर नहीं थी तो हम तुम्हारे कमरे में दाखिल हुए। मैंने बड़ी मुश्किल से बात उन्हें समझाई कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि कमरे की चीज़ें छेड़ी गई हैं। जबकि सारा ने तो खुद एतराफ़ किया है कि वे पहनकर तस्वीरें बना रही थी। लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि उस्मान तक बात पहुंच गई। वह आया और गुस्से में कहने लगा, आयशा, फ़र्ज़ करो तुम वापस आती हो और तुम्हारे कमरे की हालत थोड़ी सी बदली हुई है, तो तभी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें इतना हसास होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, उस्मान, तुम समझो, बात मेरी चीज़ों की नहीं है। अगर वह कुछ उठा भी लेती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तो वो कपड़े जो सिर्फ़ शौहर और बीवी के दरमियान होते हैं, उनको पहनकर तस्वीरें बना रही है। ये बात सुनकर भी मेरे शौहर ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, बस बोला, बस करो आयशा, तुम मेरी मासूम बहन पर इल्ज़ाम लगा रही हो। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और मैंने सर झुका लिया। मैंने खुद को इस घर में अकेला पाया। हर कोई सारा की तरफ था और मैं वो थी जिसे चुप रहना सिखा दिया गया था। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं चुप रह गई क्योंकि मेरे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। इस तरफ मेरी ननंद ने 2-3 दफ़ा मुझे मुश्किल में डाला, लेकिन मुझे समझ आई कि वो ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करती थी, बल्कि उससे हो जाता था। अभी उसकी उम्र शादी की नहीं थी और उसे कुछ साल पहले मेरे सर पर सवार रहना था। इसलिए मैंने सोचा कि उसे प्यार से हैंडल करना है और उससे दिल की बात जाननी चाहिए। एक दिन मैंने उसे अपने पास बिठाया और पूछा कि क्या बात है। मैंने उसे एतमाद दिया और कहा कि अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। वो पहले तो हिचकी, फिर अचानक बोलने लगी, भाभी, मुझे शादी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरा दिल करता है कि मेरी शादी भी हो, मेरा अपना घर हो, मेरा अपना शौहर हो। वो रुक रुक कर कहती गई कि भाभी, मुझे हर वक्त यही ख्याल आता है कि शादी के बाद कैसा होता है, शौहर कैसा होता है, कमरे में क्या होता है। वो सब बातें मेरे दिमाग में आती हैं, मैं क्या करूं। मैं तो दिन भर यही सोचती रहती हूँ। मैंने उसकी बातें सुनकर एक लंबी सांस ली और दिल में सोचा कि उम्र का तकाज़ा है। यह लड़की के दिल में ऐसे ख्याल आते हैं, मगर उसे समझाना ज़रूरी है। मैंने प्यार से कहा कि देखो, तुम अभी जवान हो रही हो और ये बातें कुदरती हैं। हर लड़की के साथ ऐसा होता है, मगर तुम्हें इन ख्यालात को कंट्रोल करना चाहिए और अपनी तवज्जो पढ़ाई पर रखनी चाहिए। वैसे भी अगर तुम्हें शादी का इतना शौक़ है तो अपनी अम्मी अब्बू से कह सकती हो, जब तुम बालिग हो जाओगी वे तुम्हारी शादी करा देंगे। और अगर तुमने नौकरी नहीं करनी तो फिर जल्द शादी करना अच्छा है। कम उम्र में शादी का अपना ही मज़ा होता है। वो मेरी बातें सुनकर आराम से बोली कि भाभी, आज से आप मेरी बड़ी बहन हैं। मैं आपकी हर बात मानूंगी और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल खुश हो गया, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये मासूम सी लड़की अपने लिए बड़ा मसला खड़ा कर लेगी। हुआ यूँ कि उसने जो मेरा पर्सनल कपड़े पहनकर तस्वीर बनाई थी, वो तस्वीर उसने अपनी किसी दोस्त को भेज दी और दोस्त ने वो तस्वीर कहीं और आगे भेज दी। अब वो तस्वीर वायरल हो चुकी थी। तस्वीर में उसका चेहरा वाज नहीं था क्योंकि वो शीशे में तस्वीर बना रही थी और फ़ोन से उसका मुँह छुपा हुआ था, मगर मेरे कमरे की दीवारें, फर्नीचर सब साफ नज़र आ रहे थे। अगर ख़ानदान के किसी शख्स ने देखी होती तो फ़ौरन पहचान जाता कि ये किस कमरे की तस्वीर है। एक दिन मैंने देखा कि सारा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। मैंने जल्द से उसके पास गई और पूछा कि क्या हुआ। वो डर और खौफ के मारे कांप रही थी। उसने रोते हुए बताया कि तस्वीर वायरल हो गई है और अगर अम्मी को पता चल गया तो वे मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगी। मेरा दिल धक से रह गया, लेकिन मैंने खुद को मजबूत किया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। हमने फ़ौरी तौर पर उसके दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि तुमने तस्वीर आगे क्यों भेजी और अगर तुम्हारे किसी दोस्त ने अपलोड की है तो उसे फ़ौरन डिलीट करवाओ, वरना हम साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर देंगे। वो घबरा गई और टालम टोल करने लगी कि मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर हमने खुद साइबर क्राइम वालों से रब्ता किया। इब्तिदा में तो मुझे झिझक थी कि कहाँ जाएंगे, किससे बात करें, लेकिन जब मैंने बात की तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह रहनुमाई की। उन्होंने कहा कि हम अपने सिस्टम से तस्वीर डिलीट कर देंगे, आप परेशान ना हो। अगर आप चाहें तो जिससे तस्वीर वायरल की है उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि हाँ, हम रिपोर्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारा नाम ना आए। उन्होंने यकीन दिलाया कि आपका नाम कहीं नहीं आएगा, आपकी शनाख्त महफूज रहेगी। हमने रिपोर्ट भी करवाई और उन्होंने बहुत ताउन किया। यह सब कुछ बताने में तो आसान लग रहा है, मगर जब हम इसमें गुज़र रहे थे तो 2-3 दिन तक हमारे दिल की धड़कन तेज़ रही, सर में दर्द रहा, नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। हम हर वक्त डरे हुए थे कि कहीं घर वालों को ना पता चल जाए। आखिरकार साइबर क्राइम ने तस्वीर हर जगह से हटा दी और मामला हल हो गया। अब सायरा थोड़ा सुकून में थी, मगर उसको मासूम दिल पर जो खौफ और शर्मिंदगी थी वो आसानी से ख़त्म नहीं हुई थी। उस दिन मैंने सायरा को गले लगाया और कहा कि ये दुनिया बहुत चालाक है। अपनी तस्वीर किसी को भेजकर तुमने ख़तरा मोल लिया है। अब तुम्हें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा और अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से
محفوظ رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے بیچ ایک عجیب و سر خاموشی تھی، مگر اس واقعے نے سائرہ کو بہت بدل دیا۔ وہ پہلی بار والی لاپرواہ لڑکی نہیں رہی تھی، اور میں بھی یہ سمجھ گئی تھی کہ اس وقت کے ساتھ ساتھ سمجھنا ہی واحد راستہ ہے۔ ایسے مسئلے میں گھر کی بڑی بہن کا ہاتھ تھامنا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ گھر میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ اتنے بڑے مسئلے میں پھنسے ہوئے، پھر نکل بھی گئے۔ لیکن اس کے بعد سائرہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب اس نے احتیاط کرنی شروع کر دی، اپنے سارے دوستوں کو بلاک کر دیا اور ساری تصویریں بھی ڈیلیٹ کر دی، اور اب اس کو اچھا سبق مل گیا تھا۔ لیکن اب وہ میری نگرانی میں رہنے لگی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھا کرو تاکہ دماغ میں ایسی باتیں نہ آئیں، اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو، تمہاری پڑھائی پوری ہو جائے گی، تمہاری شادی کروا دیں گے، بس تم کچھ دن اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو۔ میں نے جب اسے نماز کی طرف لگایا تو دل میں یہی خیال تھا کہ نماز چیز ہی ایسی ہے کہ 5 ٹائم جب انسان پاک رہتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دماغ سے اس طرح کی ساری باتیں نکل جاتی ہیں، اور رفتہ رفتہ سائرہ میں بھی تبدیلی آنے لگی اور نماز کی پابند ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے والی بے چینی نہیں رہی، بلکہ سکون اور حیاسی آ گئی، یہاں تک کہ میری سانس بھی ایک دن آ کر کہنے لگی کہ تمہارے آنے کے بعد میری بیٹی بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے۔ میرا شوہر بھی اپنی بہن کے اس رویے سے بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ سچ میں تم نے گھر میں ایک بہت اچھا ماحول بنایا ہے، تمہاری وجہ سے سب لوگوں میں محبت بڑھی ہے، اور میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، اور میں نے رب سے مجھے یہ توفیق دی۔ میری اور سائرہ کی اب بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ جب میرے شوہر گھر پر نہیں ہوتے تو میں اور سائرہ مل کر گھر کے کام کرتی تھی، کبھی ہم دونوں مل کر پیزا بناتے، کبھی میکرونی یا پاستا تیار کر لیتی، کبھی کیک بناتے، کبھی ہم بازار جاتے، فلمیں دیکھتے اور نماز بھی ساتھ پڑھتے۔ رمضان میں ہم نے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کہ کون زیادہ قرآن مجید مکمل کرے گا اور کون زیادہ بار پڑھ سکے گا۔ ایسی سرگرمیوں سے سائرہ کی شخصیت میں اور بھی بڑا بدلاؤ پیدا کیا۔ جب اس کے پیپر آتے تھے تو میں اس سے سوالات کی تیاریاں کرواتی تھی۔ اس نے نمبر بھی بہت اچھے لیے، میرا دل خوش ہو گیا۔ گھر میں ماحول بھی بہت زیادہ پازیٹیو ہو گیا۔ جب میری یہاں اولاد پیدا ہوئی تو سائرہ نے بہت ساتھ دیا۔ اسپتال میں بھی وہی میرے ساتھ تھی، بچی کو دیکھ کر بھی وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ میرے بیٹے کے لیے کھلونے لے کر آئی۔ اس پیار میں ایک سکی بہن جیسا خلوص تھا۔ واقعی میں نے اسے اپنی چھوٹی بہن بنا لیا تھا، کیونکہ میری کوئی چھوٹی بہن نہیں تھی اور اس کی کوئی بڑی بہن نہیں تھی۔ ایسے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ خیر سے میرا بیٹا 3 سال کا ہو چکا تھا اور سائرہ کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے اور اس کی ذمہ داری اس نے مجھے دی ہے، اور اچھا سا خوبصورت سا لڑکا ہو جس کے لیے میں بھی ہاں کہہ دوں۔ میری ساس جب لڑکا دیکھنے کے لیے لے جاتی تو مجھے ساتھ لے کر جاتی، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اس کے لیے کوئی اچھا سا خوبصورت سا لڑکا مل جائے تاکہ وہ اس کے ساتھ خوش رہے اور اس کی زندگی بھی آسان اور پرسکون ہو۔ کہتی ہے کہ زندگی کو ہمیں خود ہی سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی منفی کردار نہیں ہوتا، ہر کوئی پازیٹیو بھی نہیں ہوتا، بس کسی کا منفی کردار سامنے آ جاتا ہے اور کسی کا مستب کردار چھپا رہتا ہے۔ سائرہ بری نہیں تھی، وہ بس اپنے اندر کے جذبات میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے صحیح سمت دکھائی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور دل میں سکون ہے کہ یہ وہ سفر تھا جہاں میں نے نہ صرف ایک ننند بلکہ ایک بہن پائی اور اس کو اس کی منزل تک پہنچانے میں حصہ لیا۔ اور یہی سچ ہے کہ اچھی نیت اور صحیح رہنمائی سے ہر اندھیرا روشنی میں بدل سکتا ہے۔ سائرہ کی زندگی میں اب وہ وقت بھی آ گیا جس کا وہ بچپن سے خواب دیکھتی تھی۔ جب میں نے اس کی شادی کے لیے لڑکا دیکھنا شروع کیا تو دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ سارہ کو ایسا شریک حیات ملے جو نہ صرف خوبصورت ہو بلکہ سمجھدار بھی ہو۔ سچ کہوں تو شادی کے لیے خوبصورتی سے بڑھ کر زندگی کے سمجھ بوجھ اور تحمل بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ میں نے اپنے آس پاس کے رشتوں کو دیکھا اور پھر ایک دن میری ساس نے بتایا کہ اس نے ایک جانے والے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے فوراً ان سے لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ جب تصویر دیکھی تو دل خوش ہو گیا۔ لڑکا سائرہ کی ہی عمر کا تھا، شکل صورت میں بھی بہت اچھا تھا، اور جب اس کے بارے میں مزید پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ پڑھا لکھا ہوا شریف نیک لڑکا ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ ہم سائرہ کے لیے یہی رشتہ قبول کرنا چاہیے۔ وہ بھی راضی ہو گئے، اور پھر سائرہ نے پوچھا۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بھی اسی وقت ہاں کہہ دی۔ سائرہ کے چہرے پر جو روشنی تھی وہ اس کی خوشی کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، بھابھی آپ نے میرے لیے یہ رشتہ ڈھونڈا ہے تو یقیناً اچھا ہی ہوگا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تمہارے لیے بہترین ساتھی ملا ہے۔ شادی کے دن گھر میں بڑی رونق تھی، سب نے مل کر سائرہ کو تیار کیا۔ وہ دلہن بن کر اتنی حسین لگ رہی تھی کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، ایک بہن کی طرح دل بھر آیا۔ جب وہ رخصت ہونے لگی تو میں نے اسے گلے لگا کر دعا دی کہ اللہ
तुम्हें दुनिया की और आखिरत की खुशियाँ दे। तुम हर वो ख्वाब पूरा करो जिसकी तुमने बचपन से ख्वाहिश की थी। सायरा के शौहर का नाम आसिम था। वो खुद भी बहुत खुश था कि उसे इतनी प्यारी और सादा लड़की मिली है। निकाह के बाद जब दोनों अपने कमरे में गए तो सायरा ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि भाभी मैं बहुत खुश हूँ, आसिम बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर कहा कि तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करूँगा। मुझे लगा जैसे मेरी छोटी बहन का नसीब खुल गया है। अल्लाह ने उसके लिए बेहतरीन फ़ैसला किया है। शादी के 2 दिन बाद सायरा ने बताया कि वह हनीमून पर पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में जा रही है। मैंने उसके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और दुआ दी कि ये सफ़र उसके लिए यादगार साबित हो। वो खुशी से भरे दिल के साथ रवाना हुई। वो कह रही थी कि भाभी मैंने जो छोटे छोटे ख्वाब देखे थे वे पूरे होने लगे हैं। मैंने अपने दिल में सोचा कि हाँ, हर लड़की के दिल में ऐसे ख्वाब होते हैं, बस कोई सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। सारा ने अपने हनीमून से बहुत सारी तस्वीर भेजी। वो नरान, कगान और शहरान जैसे मकामात पर गई। वो पहाड़ों के दरमियान हाथ में हाथ डाले खड़ी थी। हल्की बारिश हो रही थी। वह पत्थर पर बैठकर चाय पी रहे थे। मुझे उसकी आवाज़ में वो सुकून महसूस होता था जो शायद हर लड़की अपने शौहर के साथ चाहती है। वो हंस रही थी, खुश थी और मुतमईन थी। उसने कहा कि भाभी वो दिन याद है जब मैं बस एक कमरे का तसव्वुर करती थी। अब तो मेरा अपना घर है और मेरे साथ वो शख्स है जो मेरी बात समझता है, मुझे वक्त देता है, मेरी तारीफ़ करता है। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने कहा कि सायरा तुम हमेशा खुश रहो, इसी तरह मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारो। मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं था, बस तुम्हें सही रास्ता दिखाया था और तुमने उस रास्ते पर चलकर खुद अपनी मंजिल हासिल की है। यही तो ज़िंदगी है। हम सब के दिल में कुछ ख्वाब होते हैं, लेकिन हर ख्वाब तब तक अधूरा रहता है जब कोई हमें सही रास्ता दिखाने वाला ना मिल जाए। जब सायरा वापस आई तो उसके चेहरे पर टमटमाती रोशनी थी। वह ना सिर्फ खुश बल्कि ज़हनी तौर पर भी बहुत पुरसकून थी। उसने मुझे गले लगाकर कहा कि भाभी आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। अगर मैं वही गलतियों में पड़ी रहती तो शायद आज मैं सुकून न पा सकती थी। आपने मुझे बचाया, आपने मुझे इज़्ज़त के साथ सोचना सिखाया। मैंने उसे कहा कि यह सब तुम्हारी नीयत की वजह से है। तुमने हर बात को दिल से सुना और अपनाया है, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा की। वक्त गुजरता गया और शायर एक बेहतरीन बीवी साबित हुई और अपने शौहर के साथ मिलकर अपना घर संभाल रही है। उसका शौहर भी उसे बहुत मोहब्बत देता है। दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं और यह सब इस वजह से है कि हम दोनों एक दूसरे के हम उम्र हैं और एक दूसरे की सोच के करीब हैं। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ना सिर्फ उस लड़की को गलत रास्ते से बचाया बल्कि उसे दुरुस्त मंजिल तक पहुँचाया। जब भी वह दिन याद है जब वो मेरे सामने बैठी कहा करती थी कि भाभी मेरा दिल शादी का चाहता है। मैं क्या करूँ, आज वो दिल मुतमईन है और हाथों में मेहंदी की तरह वो ख्वाब सजाए हुए हैं जिनके बारे में वो कभी सोचती थी। ये ज़िंदगी की खूबसूरती है कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो अल्लाह दूसरी खिड़की खोल देता है। हमें बस सीखने और संभालने की ज़रूरत होती है। हर लड़की के दिल में ख्वाब होते हैं और कोई भी ख्वाब गुनाह नहीं होता, बस हमें उनको पूरा करने का सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। सायरा ने ये सीखा कि आज वो एक खुशहाल और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही है। मैं दुआ करती हूँ कि हर बहन को वही मंजिल मिले जो उसे सुकून और इज़्ज़त दे। अल्लाह हर बेटी के लिए वो साथी मुंतखब करे जो उसे कदम कदम पर इज़्ज़त दे और उसके ख्वाब को पूरा करे। यही मेरे दिल की दुआ है और यही ज़िंदगी की हकीकत कि किसी का हाथ थाम कर अगर हम उसे रोशनी दिखाएं तो वह रोशनी कभी ख़त्म नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों।